हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपके अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे अपन आज डिस्कस करेंगे जो प्री के चेकलिस्ट नंबर 30 है उसको। यहाँ पे इससे पहले अपन ने है जो 29 चेकलिस्ट है जो सॉल्व करती है। तो अगर आपने उनका सेशन मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाइए प्लेलिस्ट और वहाँ से है जो जितने भी ये प्लेलिस्ट है बची हुई उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी ये। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा अपने टेलीग्राम फेसबुक जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, क्योंकि आज के सेशन में यहाँ पे अपन सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन करेंगे वर्ड ऑर्डर के, ठीक है ना। और इसके बाद में 10 क्वेश्चन करेंगे फ्रेज रीअरेंजमेंट के। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, आपके प्री एग्जाम में इन 3 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैं टोटल 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2 टाइप बात कर रहा हूँ। यानी कि या तो देखिए, या तो पी क्यू आर एस आता है, ठीक है ना। अगर पी क्यू आर एस आएगा तो फिर आपका ये फ्रेज रीअरेंजमेंट है जो ये नहीं आएगा, और अगर पी क्यू आर एस नहीं आया तो इसकी जगह फ्रेज रीअरेंजमेंट आएगा। दूसरा आपका वर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में या तो वर्ड ऑर्डर आता है या वर्ड स्वैप आता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो टोटल यहाँ पे अपन आज 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन है और 10 नंबर की यहाँ पे अपन आज प्रिपरेशन करेंगे और उनको पक्का करने का ट्राई करेंगे। तो पहले आपके वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है 10। तो देखिए अप्रोच किस तरह से आपको यहाँ पे है जो इनको टैकल करना है और यहाँ पे आपको इनका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, किसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन वर्ड सुना ही होगा आपने, एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। एक्सप्लोर करना यानी कि किसी जगह को घूमना, ठीक है ना, वहाँ पे देखना, उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना, एक तरह से इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। घूम फिर के वहाँ देखना क्या क्या है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका कंटेम्पलेट। इसका मीनिंग होता है सोचना, थिंक, पॉन्डर, विचार करना। तो सोचना, समझना, विचार करना, इसको बोलते अपन कंटेम्पलेट। इंट्रिकेट करना, इंट्रिकेट करने का मतलब होता है कोई भी टास्क है, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, उसको बोलते हैं इंट्रिकेट। वास्टनेस, जैसे वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो वास्टनेस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, मैसिव है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है बड़े एरिया में, तो इसको बोलते हैं वास्टनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आपका आ सकता है। तो रीअरेंजमेंट देखेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, जितने भी पॉसिबल आपके मेथड हो सकते हैं जो आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हो वो सारे हैं जो अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, ऑन ए क्लियर moonless night when the world is bathing in darkness, the stars above from n। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे n आया है, ठीक है ना। तो n आया है तो यानी कि a वाले ब्लैंक में, ठीक है ना, 4 ब्लैंक दे रखे हैं आपको, तो a वाले ब्लैंक में या तो a आएगा या तो c आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपके a और c ही दे रखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको बोला है ऑन ए क्लियर यानी कि मूनलेस नाइट, यानी कि ऐसी रात जहाँ पे आपकी चांद की चांदनी नहीं होती है। तो क्या होता है कि पूरी दुनिया है जो डूब जाती है किसमें, अंधेरे में, ठीक है ना। तो जब रोशनी नहीं होगी रात को चांद की तो क्या होता है, पूरा घोर अंधेरा होता है, यही बात बोली है। द स्टार अबव फ्रॉम एन। अब जो तारे हैं, ठीक है ना, जो हमारे ऊपर है, फ्रॉम एन कैलिस्टियल मोजेक। अब देखिए एक्सप्लोरेशन, तो फ्रॉम एन एक्सप्लोरेशन सेलेस्टियल मोजेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि घूमते हुए सेलेस्टियल मोजेक, ठीक है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सबसे पहले तो एक्सप्लोरेशन का मतलब तो क्या होता है, घूमना फिरना होता है, ठीक है ना, वहाँ का एडवेंचर करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये सेलेस्टियल मोजेक क्या होता है, जो आपके वहाँ पे स्पेस में कोई ऐसे तारों का वगैरह जो झुंड वगैरह होता है शायद उसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्पेस की ये टर्मिनोलॉजी है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्सप्लोरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंट्रिकेट, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऊपर जो आपकी एक स्ट्रक्चर बनती है तारों की, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ईच पॉइंट ऑफ लाइट टेलिंग ए स्टोरी डेट
स्ट्रेचेज अक्रॉस इनोस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश का यानी कि जो लाइट का हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु है जो आपको यहाँ पे क्या करता है, कहानी कहता है, ठीक है ना। बैकनॉइंग अस टू द ऑफ स्पेस। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अवर प्लेस इन कॉस्मोस एंड द एंडलेस पॉसिबिलिटी डेट अवेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को एक समझ में आया कि अपना सी कहाँ है। अब अपन ने यहाँ पे जो मीनिंग समझे थे, ठीक है ना, उनको यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए स्टोरी डेट स्ट्रेच अक्रॉस इनो, यानी कि एक कहानी है जो फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैली हुई है पूरे यहाँ पे ब्रह्मांड में बोला है आपको। बैकनोइंग अस टू, ठीक है ना, जो हमारे को यहाँ पे बताती रहती है, ठीक है ना। तो हमारे बताती रहती है अस टू। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसका मतलब तो है सोचना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या है जो आपके आ सकते हैं यहाँ पे। बैकनोइंग अस टू, अब हमको क्या बताता है वो, हमको क्या बताता है उसके बारे में सोचेंगे अपन यहाँ पे। तो अपने को यहाँ पे ये बताएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सोचना है द। अब देखिए स्पेस का इस वर्ड को लीजिए, डैश ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो स्पेस क्या होता है, वास्टनेस, यानी कि द वास्टनेस ऑफ स्पेस, यानी कि यहाँ पे अपन सोचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सोचते हैं द वास्टनेस ऑफ स्पेस, यानी कि यहाँ पे अपने सोचा कि जो अपना ब्रह्मांड है वो कितना वास्ट, कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। तो सेंस बनता है आपका। फिर आगे देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बी अपनी जगह सही है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा, वास्ट है, यानी कि अपन सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड अपना कितना बड़ा है। अवर प्लेस इन कॉस्मोस, यानी कि हमारी जो जगह है ब्रह्मांड में, एंड द एंडलेस पॉसिबिलिटी डेट अवेट, और जो कभी न खत्म होने वाली ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है जो वेट कर रही है, अवेट एक्सप्लोरेशन यहाँ पे आएगा, कि जो हमारा वेट कर रही है, हमें क्या कर रही है, यहाँ पे निमंत्रण दे रही है कि हम आए और उनको क्या करें, एक्सप्लोर करें, उनको घूमे फिरे, उनको जाने, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा आपका ए। तो इस तरह से देखें तो अपना ये एकदम अरेंजमेंट सही है, सी बी डी ए। तो सी बी डी ए आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, ठीक है ना, पर आपको ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इजी भी आते हैं, और कुछ एक एक दो क्वेश्चन है जो आपके ऐसे टफ भी आते हैं जिनमें टाइम लगता है। बाकी इजी क्वेश्चन में आप कोई भी की पॉइंट पकड़ोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। जो अपन ने आगे देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो उनमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बोला है कि ए क्लियर मूनलेस नाइट, अब यानी कि जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात बोलते हैं, जिस दिन क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है, ठीक है ना। तो जब दुनिया है जो अंधेरे में नहाती है, यानी कि डूबी रहती, पूरी दुनिया में अंधेरा होता है, यहाँ पे जो तारे होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर के जो तारे होते हैं, एक यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स आकाशीय मोजेक बनाते हैं। इस एक स्टार्स क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन, ठीक है ना। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे जो लाइट है, ठीक है ना, जो लाइट है उसका हर एक बिंदु एक कहानी कहता है, जो यहाँ से सालों से, ठीक है ना, तो सालों से जो फैली हुई है, जो हमें स्पेस की यहाँ पे विशालता, यानी कि कितना वास्टनेस, कितना फैला हुआ है हमारा ब्रह्मांड, उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कहता है अपने को, पॉसिबिलिटी करता है यहाँ पे, क्या करता है, वेट करता है कि हम आए और इस अंतहीन यानी कि एंडलेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या करिए, इसको एक्सप्लोर करें, यहाँ पे इस तरह से बात बोली गई है। तो पहला क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दे रखा है। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे एमिशन, एमिशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कार्बन एमिशन, सुना होगा वर्ड। तो कार्बन एमिशन, एमिशन का मतलब क्या होता है कि कहीं से कुछ भी इजेक्ट होना, इजेक्शन, एमिशन का मतलब क्या होता है, इजेक्शन, उत्सर्जन, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो कोई गैस निकल रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते थे। किसी चीज़ से कोई इजेक्ट होना, बाहर निकलना, उसको एमिशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन आपको पता ही है क्या होती है, छानबीन करना। हीटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज़ का गर्म होना, और वार्मर का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ आपकी गर्म हो रही है, ठीक है ना। तो हीटिंग का मतलब किसी को गर्म करना, और वार्मर का मतलब कोई चीज़ गर्म होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखें साइंटिस्ट आर, अब देखिए साइंटिस्ट क्या करेंगे,
एमिशन करेंगे, क्या कभी किसी पर्सन में से कुछ चीज़ बाहर निकलती, ठीक है ना। एमिशन तो किसका होता है, गैसेस का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजी है, ये एकदम ईजी है, क्योंकि अपन जनरल इसको काम में लेते हैं, पढ़ते रहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एमिशन किसका होगा भाई, ग्रीन हाउस गैस का होगा एमिशन। तो एमिशन किसका होगा, ग्रीन हाउस गैस का। अब देखिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साइंटिस्ट आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। कि साइंटिस्ट है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वाई द ओशन आर सो हॉट राइट नाउ, कि क्यों है जो अभी ओशन है जो इतने ज़्यादा क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। बट सेटेड, लेकिन वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द सीज, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या कर रहे हैं, चेंज इज मेकिंग द सीज, यानी कि वो बदल रहे हैं, जो समुद्र होते हैं, जो सीज होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सीज उनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वार्मर। तो द सीज वार्मर एज दे अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द, तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, हीटिंग को ऑब्जॉर्व करते हैं, किसकी, फ्रॉम द ग्रीन हाउस एमिशन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो बी डी सी ए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये एकदम इजी था, जैसे मैंने पीछे बोला था आपको, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, टफ आएंगे, यानी कि टफ कुछ नहीं, थोड़ी लैंग्वेज ऐसी आएगी जिसमें आपको टाइम लगेगा, लगभग 1.5 मिनट लगेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक की पॉइंट पकड़ दो आप, जैसे मेरे को पहला और लास्ट मिल गया, तो पहला और लास्ट यानी कि बी और ए का पेयर है, तो मैं सबको एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये भी दे सकता हूँ मैं, अगर कि मेरे को यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिर्फ पीछे वाला मिल गया, तो भी मैं यहाँ पे सबको एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो साइंटिस्ट है वो इस बात की जाँच कर रहे हैं कि इस समय जो ये ओशंस है यहाँ पे इतने ज़्यादा गर्म क्यों हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जो यहाँ पे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हो रहे हैं, जो सीज है वो क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। क्योंकि जो ग्रीन हाउस है, जो ग्रीन हाउस एमिशन है, उससे होने वाली जो ज़्यादातर आपकी जो हीटिंग होती है उसको सीज क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, इसके लिए वो क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रेटेजी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कॉलरीज, इसका मतलब क्या होता है, जो कोयले की खदानें होती, कोल माइंस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, कोल माइंस होता है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, प्रोटेक्शन। आगे अथॉरिटीज का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सेवरल, फॉर्मर, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 ब्लैंक हैं। अब देखिए सेवरल फॉर्मर, अब यहाँ पे देखिए बहुत आपको यहाँ पे बोला गया है कि सेल्वर फॉर्मर। अब देखिए यहाँ पे वर लगा है, क्या लगा है, वर, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए या तो क्या आ सकता है, कॉलरीज आ सकता है, या क्या आ सकता है, अथॉरिटीज आ सकता है, यानी कि आपका किससे, बी या डी से स्टार्ट हो सकता है, इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो अपने यहाँ पे देखिए बी से है, सी से है, ए से है। तो अब देखिए अगर डी से शुरू नहीं है तो फिर किससे होगा, ठीक है ना, डी से शुरू नहीं है तो फिर किससे होगा, बी से होगा। यानी कि यहाँ से 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। यानी कि पहले तो अपने को पता चल गया कि अपना स्टार्टिंग कहाँ से, बी से है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि सेवरल, बहुत सारी फॉर्मर, यानी कि पहले की जो कोयले की खदानें हैं वर आल्सो आइडेंटिफाइड एट ए रिस्क। अब अथॉरिटी तो रिस्क में नहीं होगी, ठीक है ना, रिस्क में तो कौन होगी, कोयले की खदानें होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सारी जो पहले की जो खदानें हैं उनको पाया गया कि वो क्या है, खतरे में है। बट द काउंसिल्स, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो काउंसिल है, ठीक है ना, काउंसिल की, अब यहाँ पे काउंसिल्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो काउंसिल की क्या होगी, काउंसिल के अथॉरिटीज़ नहीं होती है, काउंसिल की स्ट्रेटजी होती है, यानी कि जो उनको बचाने के लिए, अब खतरे में है तो क्या करेगा, काउंसिल की मीटिंग बैठेंगी, वो क्या करेगी, स्ट्रेटजी बनाएगी किस तरह से जो उनको क्या करना है, बचाना है। तो काउंसिल्स स्ट्रेटजी रिपोर्ट, अब रिपोर्ट क्या है, स्ट्रेटजी रिपोर्ट है, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें उनको बचाने के लिए स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो क्या आएगा, बी के बाद में ए आएगा। अब देखिए बी के बाद में ए आएगा तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो काउंसिल स्ट्रेटजी डेट लोकल, यानी कि इसके बाद में क्या आएगा आपका डी, तो लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि वहाँ की जो लोकल, यानी कि जिस एरिया में ये खदानें हैं वहाँ पे रहने वाली जो अथॉरिटीज़ है, जिनके पास में पावर है, हैड लिमिटेड पावर, उनके पास में क्या है भाई, पावर लिमिटेड है, यानी कि पूरा उनको अधिकार नहीं दे रखा है। व्हेन इट केम,
यानी कि जब वो आते हैं क्या करते हैं, टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि बचाने आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो लास्ट में आएगा आपका यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस रीड करके, कि बहुत सारी पहले की जो कोयले की खदानें हैं उनको पाया गया कि वो क्या है, रिस्क में है, लेकिन जो काउंसिल है, ठीक है ना, बट द काउंसिल, लेकिन जो काउंसिल की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे, ठीक है ना, रिपोर्ट में कहती है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनको बचाव के मामले में यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनको लिमिटेड पावर ही है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे रखी है, इसलिए वो इतना ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती है। ये आपका इसका सेंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए मेहनत करते रहें। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए सबसे पहले तो ब्लॉग आपको पता ही होगा, आजकल तो नॉर्मल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्लॉग है, फिर उसके बाद में एडवर्टाइजर्स है, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे एडवर्टाइज आते रहते हैं, ठीक है ना, ये भी वर्ड आपको पता ही है। डिजिटली का मतलब क्या होता है अभी आजकल के ज़माने में जो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, मॉडर्न ज़माने में होता है डिजिटल, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया के हिसाब से इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटली बोलते हैं। पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है भाई, पोर्ट्रे का मतलब होता है कोई फोटो, ठीक है ना, कोई फोटो या पिक्चर वगैरह अपन क्या करते हैं, या तो उसको खींचते हैं या फिर क्या करते हैं अपना हाथ से पेंट से बनाते हैं, तो वो जो तस्वीर होती है उसको अपन पोर्ट्रे बोलते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े आपने देखा होगा जो पेंटर होते हैं उनकी तस्वीरें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनके सेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, आपके 4 ब्लैंक दे रखे। तो सबसे पहले देखिए मेटा, अब आपको पता है फेसबुक का नाम क्या हो गया, मेटा हो गया। तो मेटा द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल एड्स। तो जो मेटा है दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है डिजिटल एड्स के लिए, सेड इन ए। तो उन्होंने कहा है, अब किस में कहेंगे वो, ठीक है ना, उन्होंने किस में कहा है, अब देखिए एडवर्टाइजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एस लगा है, SES है, देखिए यहाँ पे आपको पता है आर्टिकल, ठीक है ना, उसके बाद में नाउन आता है, तो इनके बीच में जो भी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, वो कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी भी, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कभी भी प्लूरल नहीं आता, प्लूरल हमेशा कहाँ आता है, सबसे पीछे आता है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो एडवर्टाइजर्स यहाँ पे नहीं आएगा, डिजिटली नहीं आएगा, ये डिजिटली पोस्ट इट वुड रिक्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया एड कैसी है, डिजिटल एड्स है, ठीक है ना। पोर्ट्रे भी नहीं होगा, ए पोर्ट्रे पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ब्लॉग पोस्ट, यानी कि एक ब्लॉग पोस्ट है, यानी कि उन्होंने अपने कैमरे में या इस तरह से फ़ोन में रिकॉर्ड करके एक ब्लॉग पोस्ट है जो बनाई थी, यानी कि सबसे पहले है जो अपना यहाँ पे स्टार्ट किससे होगा, ए से होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए डी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, बी आपका आएगा नहीं, और सी डिजिटली पोस्ट है। तो यहाँ पे डिजिटल एड्स की बात की गई है, तो वो बात करेंगे किस में, ब्लॉग पोस्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पे सी का भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके एलिमिनेट हो गए, अब या तो डी होगा या ई होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने अपने एक डिजिटल ब्लॉग पोस्ट में क्या कहा है, इट वुड रिक्वायर, यानी कि यहाँ पे जरूरत है, रिक्वायर है। अब क्या जरूरत है, एडवर्टाइजर्स की, ठीक है ना। तो देखिए बी है, ठीक है ना, तो उनको जरूरत है एडवर्टाइजर्स की, ठीक है ना, टू डिस्क्लोज, ठीक है ना, ताकि डिस्क्लोज कर सके वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ देयर अल्टर्ड और क्रिएटेड एड्स, उनके जो अल्टर्ड और क्रिएटेड एड्स है डिजिटली रियल पीपल, अब देखें यहाँ पे रियल पीपल एज डूइंग और सेइंग समथिंग दैट दे डिड नॉट, और इफ दे पोर्ट्रे प्रोड्यूस ए रियल लुकिंग पर्सन। अब देखें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्रिएटेड एड्स पोर्ट्रे रियल, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि वो एड्स को ऐसा बना दे, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे बना दे। पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बना देना, ठीक है ना, फोटो को एड्स को बना देना, तो ऐसा बना दे जैसे वो क्या हो, रियल लोग हो। और इफ़ दे डिजिटली प्रोड्यूस, यानी कि वो डिजिटली, यानी कि आपने देखा होगा जैसे AI वगैरह आते हैं तो वो डिजिटली क्या करते हैं, पर्सन को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने बहुत सारे चीज़ों में देखा होगा यहाँ पे, तो डिजिटली न्यूज़ रिपोर्टर आ गए हैं आपके, इस तरह से ही बोला है कि अगर वो डिजिटली बना दे किसको, ए रियल लुकिंग पर्सन को, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो AI में इसी तरह होते हैं, नकली लोग वगैरह है जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे AI के माध्यम से बना देते थे, इसी के बारे में बात बोली। तो यहाँ पे क्या आएगा डिजिटली, यानी कि लास्ट में क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका डी,
यानी कि बी अपनी जगह सही है। तो यानी कि ए बी डी सी ये आपका सही है। तो अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब इसको मैं एक बार है जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि डिजिटली जो एड्स है उसके लिए दुनिया में जो दूसरा सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है मेटा, तो उसने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि जो आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको ये बताना होगा कि उनके जो यहाँ पे जो अल्टर्ड यानी कि जो संशोधित किए गए यानी कि सही किए गए हैं या फिर वापस से बनाए गए जो ऐसे एड्स हैं उनमें वास्तविक लोगों को कुछ ऐसा करते हुए या कहते हुए दिखाया गया है। जो पोर्ट्रेट रियल पीपल है वो ऐसा करते हैं या ऐसा कहते हैं कुछ, ये दिखाया गया है डिड नॉट, यानी कि जो वो नहीं है उस तरह से दिखाया गया है। तो असली में नहीं है, लेकिन वैसे क्या करते हैं आपको पता ही है, एडवर्टाइजर में वगैरह नाटक ही करते, झूठ ही बोलते हैं सारा, ठीक है ना। यानी कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो आप पूरा पहाड़ चढ़ जाओगे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारा क्या है, झूठ है। और साथ ही बोला, और इफ दे डिजिटली प्रोड्यूस ए रियल लुकिंग पर्सन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और बोला था उन्होंने, या क्या कोई उन्हें डिजिटल रूप से एक इस तरह का एक पर्सन बना दे जो रियल दुनिया में आपका अस्तित्व नहीं रखता है, एग्जिस्ट नहीं रखता है, यह आपको बात बोली गई है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th में सबसे पहले तो असाइनमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, आपको स्कूल कॉलेज से जो आपको टास्क दिए जाते हैं, घर के लिए काम दिया जाता है असाइनमेंट करना, ठीक है ना। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार। टास्क आपको पता ही है, कोई आपको टास्क काम देता है, टेक्नोलॉजी भी आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर अपन, यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉ स्टूडेंट हु यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सेवरल लीगल राइटिंग। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं जो आपके यूज़ करते हैं एआई को, उनके बहुत सारे जो लीगल राइटिंग, अब लीगल राइटिंग क्या होगी, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों आ सकते हैं। और पीछे देखिए वर्ड लगा है, यानी कि दोनों प्लूरल भी है, तो यहाँ पे ए या सी दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बी नहीं आएगा, ये तो पता है अपने को। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो लीगल राइटिंग यहाँ पे टास्क या असाइनमेंट है, वर एबल टू कंप्लीट, ठीक है ना। तो उनको अगर वो एबल होते हैं कंप्लीट करना देयर, अब देयर क्या होगा, फास्टर। तो उनका क्या होगा, असाइनमेंट या टास्क ही होगा, वापस ए या सी ही आएगा यहाँ पे, कि उनका जो टास्क है या असाइनमेंट है वो उसको क्या कर दे, और ज़्यादा फास्टर, और ज़्यादा फास्ट तरीके से उसको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन, बट देयर वर्क प्रोडक्ट वॉजंट, लेकिन जो उनका काम है, ठीक है ना, प्रोडक्ट वॉजंट वो नहीं है, क्या नहीं है, वॉजंट बेटर देन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले तो यहाँ पे टास्क नहीं आएगा, यहाँ पे सी या डी, यहाँ पे बी या डी में से एक आएगा। अब कौन सा आएगा, अगर वो अपन यहाँ पे पता लगा दे पीछे दो वाले ब्लैंक में, तो अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, वॉजंट कंसिस्टेंटली बेटर देन डेट ऑफ क्लासमेट हु डिडेंट यूज द। अब यहाँ पे बोला है कि वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना अच्छा कौन हो सकता है, कि जिस बच्चे ने क्या यूज़ नहीं किया हो, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया हो, क्या यूज़ नहीं किया हो, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया हो। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के ये बोला गया है कि एक जो लॉ स्टूडेंट है अपना असाइनमेंट बनाता है, अपना टास्क पूरा करता है, कैसे, एआई के माध्यम से, यानी कि जो भी उसका टास्क है कंप्यूटर में डाला, बोल दिया, चैट जीपीटी वगैरह है वहाँ से कंप्लीट करके उतार दिया। तो बोला वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अगर कोई बच्चा है जो बिना टेक्नोलॉजी यूज़ किए यहाँ पे क्या करता है, उस काम को करता है। तो यही एक न्यू स्टडी में बताया गया, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, डी। तो डी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। अब ये पैर देख लो भाई, बी डी कहाँ है, पहले देखो अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब बी डी देखिए कहाँ है आपका, यहाँ पे है, तो बी डी यहाँ पे है, तो ये आपका कट हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो यही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है, और मैंने आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला, नोटिफिकेशन आपको पता ही है आजकल तो बहुत आते होंगे आपके, ठीक है ना, फेसबुक इंस्टा वगैरह से। तो फिर कंडक्टेड का मतलब क्या होता है, कंडक्टेड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई टास्क करना, कंडक्ट करना, ठीक है ना, ये वर्ड आपने सुना ही होगा। वेरी, ठीक है ना, वेरी करना, ठीक है ना, वेरी करने का मतलब क्या होता है, लगातार परिवर्तन होना, उसमें चेंज होना, बदलाव होना। अनसस्पेक्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपने पहले नहीं सोची हो। तो पहले नहीं सोचा हो ऐसे
काम को अपन क्या बोलते हैं, अनसस्पेक्टिंग बोलते हैं, बिना सोचे, जो पहले कभी नहीं सोचा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, 4 ब्लैंक दे रखे हैं आपको यहाँ पे। वाइल फेक मैसेज वर फाउंड टू यूज, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो फेक मैसेज है, ठीक है ना, तो वो आपको फाउंड टू यूज, यानी कि उनको काम में लिया जाता है, पाया जाता है कि उनको यूज किया जाता है। अब किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो जो फेक मैसेज है उनको यूज किया जाता है, तो किस तरह से यूज करेंगे अपन यहाँ पे, मेथड्स। अब कैसे मेथड होंगे, नोटिफिकेशन मेथड तो नहीं होता है, ठीक है ना, तो कैसे मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके के, बहुत ज़्यादा तरह तरह के यहाँ पे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा ही होगा। तो अलग अलग तरीके से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, कभी किसी ऐप में आ जाता है, कभी ऊपर आपकी स्लाइड में आ जाता है, ठीक है ना, कभी एकदम पॉपअप करके आ जाता है। तो यही बोला है कि जो फेक मैसेज होते हैं, ये पाया गया है कि उनको यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड से। और यहाँ पे एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है बदलाव, अलग अलग चीज़ें, वो क्या होता है आपका, वेरिंग। तो यानी कि यूज़ वेरिंग मेथड्स, यानी कि बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपके कट हो गए, ये भी आपका कट हो गया, ठीक है ना। टू लूर, लूर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लूर का मतलब होता है यहाँ पे कि लुभाने के लिए, किसी को लुभाना, किसी को झांसे में लेना, उसको बोलते हैं टू लूर। अब किसको करेंगे, किसको झांसे में लेंगे यहाँ पे, कैसे यूजर्स, ठीक है ना। तो कैसे यूजर्स हो सकते हैं, अनसस्पेक्टिंग, ऐसे यूजर्स, ठीक है ना, जो आपने कभी सोचे नहीं थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सोच समझ के काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, पहले नहीं सोचा हो, इस तरह के यूजर्स है, उनको क्या करेंगे, झांसे में लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखोगे जो भोले भाले होते हैं, जो ना समझ होते हैं, ठीक है ना, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती, उस तरह के यूजर्स है अनसस्पेक्टिंग यूजर्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या आएगा, डी आएगा। अब सी डी आ गया, यानी कि ये अपना आंसर मिल गया अपने को, डी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए टास्क में ए दे रखा है, यहाँ पे सी में क्या दे रखा है, ए। तो नोटिफिकेशन यूजर कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन यूजर, यानी कि इसने नोटिफिकेशन को क्या बना दिया, ह्यूमन बना दिया। तो नोटिफिकेशन ह्यूमन कोई सेंस नहीं बनता है, तो पीछे बचा ही क्या अपने पास में, डी ही बचा है, और ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, डी हो जाएगा। अब इसको अपन एक बार रीड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जब यहाँ पे जो फेक मैसेज है, ये पाया गया है यहाँ पे कि जो फेक मैसेज है उनको क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से अनजान लोगों को। तो अनसस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक जिनको अपन नहीं जानते हैं, जिनको, तो एक तरह से जो अनजान लोगों को यहाँ पे लुभाने के लिए तरह तरह के यहाँ पे तरीकों को क्या किया जाता है, तरह तरह के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन अधिकांश, लेकिन ज़्यादातर जो आपके यूजर्स होते हैं, जो फर्जी नौकरियां होती है, यानी कि जो फर्जी जॉब अलर्ट होते हैं, फेक जॉब हो गए, ठीक है ना, और जो क्या होते हैं आपके, जो या फिर आपके क्या होते हैं, बैंक अलर्ट मैसेज होते हैं, ठीक है ना। तो उनके प्रस्तावों और बैंक अलर्ट संदेशों के झांसे में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि गलत नौकरी है, या आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, या आप जीत गए हो, इस तरह से आपके एसएमएस आता है, तो उनके झांसे में आ जाते हैं। यही बात आपको यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, जॉब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, फेक। तो यहाँ पे बोला है फॉर फेक जॉब नोटिफिकेशन ऑफर एंड बैंक अलर्ट मैसेज ए स्टडी। अब स्टडी में क्या हुआ, कंडक्टेड। तो स्टडी यानी कि ये स्टडी किसने कंडक्ट की है, ये कंडक्ट की है अपन ने यहाँ पे किससे, ये कंडक्ट की है, ये जो आपका मैकफी फाउंड है, इसने की है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप यही देख लो कि कोई स्टडी किसी के द्वारा कंडक्ट की जाती, कोई रिपोर्ट है जो किसी के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड है। तो अगर सिर्फ आप यही देख लेते कि यहाँ पे पीछे बी आएगा, ठीक है ना, सिर्फ पीछे क्या आएगा, बी। आगे अगर कुछ भी पता नहीं हो तो भी आप देखें यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते अपन एलिमिनेट करने का जो मेथड होता है, उसको एग्जाम में यही काम में लेना आपको। जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, आपका कंफ्यूजिंग हो, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, कोई भी एक पकड़ना है और उसके बाद में ऑप्शन को मैच कर देना है और आंसर कर देना है, पूरा नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए यहाँ पे आपको। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, तो 7 में सबसे पहले आपको देखिए दे रखा है स्पीसीज। आपको पता ही है अलग अलग तरह की जो प्रजातियां होती हैं उनको स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है भाई, उनको खतरा होता है, यानी कि गायब होने की, ठीक है ना, खतरे में है और बहुत ही जल्द लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिक्लाइंस का मतलब होता है कमी, थ्रेटनिंग का मतलब होता है उनको खतरा होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है इन्वेसिव स्पीसीज, यानी कि जो इन्वेसिव का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वॉयलेंट होती है, आक्रामक होती है, हमला कर दे कभी भी। तो
इन्वेसिव, अब क्या होगी, स्पीसीज होगी, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो क्या कर दे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमला कर दे किसके ऊपर। तो यानी कि अपने को कुल मिला के यहाँ पे आया है कि सबसे पहले तो आपका ए ही आएगा, पर यहाँ कहाँ पे भी अपने को ए दिख रहा है, भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट। अब अपने को फोकस करना है कि अपना आंसर क्या हो सकता है, भाई ई हो सकता है। तो देखिए एक तरह से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको रीड करते जाते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। ऑफन ट्रांसपोर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि बोला है जिन्हें अक्सर यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, आर थ्रू आर थॉट टू बी प्लेइंग ए मेजर रोल इन ग्लोबल एक्सटिंक्शन रेट्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ऐसा सोचा गया है कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल है किसमें, जो ग्लोबल एक्सटिंक्शन रेट्स है, यानी कि जो वैश्विक यहाँ पे कम होने की घटने की रेट्स है, एंड द कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइंस, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा जो तबाही मचाने वाली जो कमी हो रही है यहाँ पे किसकी, बायोडाइवर्सिटी की, थ्रेटनिंग द वेलबींग ऑफ पीपल एंड प्लेनेट, जो खतरे में ला रही है किसको, वेलबींग ऑफ, यानी कि अच्छे से रहने को, किसको, लोगों को, और जो प्लेनेट है उसके अच्छे से रहने को यहाँ पे क्या कर रही है, खतरे में लेके आ रही है। इसका मतलब क्या है भाई, सब अपनी जगह सही है, और जब सब अपनी जगह सही होते हैं तो एक ही ऑप्शन होता है आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 8। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टीम्ड, टीम का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ग्रुप होता है, टीम, कुछ लोग साथ में मिलकर एक टीम यानी कि मिलकर काम करते हैं। सुपरमेसिव, सुपरमेसिव का मतलब क्या होता है, सुपरमेसिव का मतलब होता है आपका यहाँ पे ह्यूज, बहुत ही बड़ा, विशाल, ठीक है ना। फिर आपका है कन्फर्म, पक्का करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर नजर रखना, ऑब्जर्व करना, उसकी देख रेख करना, उसकी जांच करना, नोट करना, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपन सबसे पहले एक बार रीड करते हैं। द फाइंडिंग पब्लिश मंडे, यानी कि जो खोज हुई है वो पब्लिश हुई थी मंडे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ब्लैंक है अपने पास में। अब टीम्ड वॉट अंटिल नाउ थ्योरी स्टैट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, टीम्ड वॉट, सबसे पहले देखो एक ही है जो अपन यहाँ पे ब्लैंक देखे थे, यहाँ पे अप आया है, क्या आया, अप। अब देखिए यहाँ पे अप आया है, यानी कि यहाँ पे इसके पहले कुछ ना कुछ आएगी आपकी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब, क्योंकि वर्ब के साथ में अपन प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो क्या बनता है आपका, फिक्स प्रेपोजिशन बनता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो वर्ब क्या है, टीम्ड, तो एक प्रेपोजिशन होती है टीम्ड अप। टीम्ड अप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टीम्ड अप का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, ठीक है ना। तो टीम्ड अप का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना, यानी कि यहाँ से मेरे को पता चला थर्ड प्लेस पे क्या आएगा आपका, तो थर्ड प्लेस पे आएगा वो है आपका ए। अब यहाँ पे एलिमिनेट करो आप, थर्ड प्लेस पे ए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो कुल मिला के पहले तो अपने को आंसर ऐसे ही मिल गया भाई, का अपना आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको रीड करते सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी आएगा कि कन्फर्म, यानी कि ये पक्का करे, वॉट अंटिल नाउ थ्योरीज दैट, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद में आएगा आपका बी, फिर ए और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि पक्का करती है क्या, जब तक की जो थ्योरीज होती है डेट सुपरमेसिव ब्लैक होल्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल जो ब्लैक होल्स होते हैं एग्जिस्टेड एट द डाउन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके डाउन में, यानी कि नीचे की तरफ है, जो बहुत बड़े बड़े आपके सुपरमेसिव ब्लैक होल्स क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पे आपके स्थित है। तो यानी कि बी अपनी जगह सही है, ठीक है ना, और सी भी अपनी जगह सही है, ठीक है। आगे बोला है एंड नासा, जो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टीम्ड अप, यानी कि इन्होंने मिल के, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, एक साथ में मिलजुल के यहाँ पे टीम्ड अप ओवर द, तो मिलजुल के उन्होंने काम किया ओवर द पास्ट ईयर्स टू मेक द, और लास्ट में क्या आएगा आपका, ऑब्जर्वेशन, यानी कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने यहाँ पे मिलजुल के काम किया और उन्होंने देखा, इस तरह के ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया, देखा उनको, इस तरह से यहाँ पे बात बोली गई है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दे रखा है सर्वेस, तो सर्वेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, जो सर्वे किए जाते हैं गवर्नमेंट भी करती है आपकी। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी बात के ऊपर क्या करना, बातचीत करना। चेक पॉइंट्स आपको पता ही है, ठीक है ना। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, अपन एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे जो चेकिंग के लिए जो यहाँ पे आपके, ठीक है ना, जो जगह बनाई जाती है उसको चेक पॉइंट बोलते हैं। फैसिलिटिंग का मतलब क्या होता है, तो फैसिलिटी का मतलब होता है किसी को सुविधा प्रदान करना,
ठीक है ना, ये इनके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, ए जॉइंट स्टेटमेंट स्पीक ऑफ कंप्लीटिंग। तो यहाँ पे देखिए 4 ब्लैंक है आपके, तो यानी कि यहाँ पे एक जॉइंट, जॉइंट का मतलब साथ में मिलके यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है ऑफ कंप्लीटिंग। अब क्या कंप्लीट किया है यहाँ पे, ठीक है ना, सर्वेस। अब या तो सर्वेस कंप्लीट किए हैं, या डिस्कशन किए हैं, या चेक पॉइंट्स किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ पता नहीं है अपने को, अगर यहाँ पे ब्लैंक के हिसाब से देखें या तो ए आएगा या सी आएगा, ठीक है ना। तो या तो ए आएगा या क्या आएगा, सी आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ऑप्शन को अपने को हेल्प मिल गई, ए या सी में से एक आएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग यहाँ पे बोला है चेक पॉइंट्स या सर्वे फॉर द कोकराझार गैलीपू रेल लिंक डेट कनेक्ट्स भूटान टू आसाम। तो यहाँ पे जो सर्वे हुआ था या जो आपका चेक पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पे चेक पॉइंट्स तो यहाँ पे क्या नहीं हो गए, ठीक है ना। अगर चेक पॉइंट्स को यहाँ पे ले तो कंप्लीट हो गए चेक पॉइंट्स फॉर द रेल जो कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, या सर्वे हो गए। चलो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये दो जगह है आपकी, भूटान और आसाम की, तो इनके बीच में जो रेल लाइन थी आपकी, उनका या तो चेक पॉइंट है या सर्वे है जो वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। एंड बिगनिंग, और जो शुरुआत हुई है, ठीक है ना। अब किसकी शुरुआत हुई है यहाँ पे, तो शुरुआत हुई है डिस्कशन की ऑन अनोदर, एक और भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक के लिए, यानी कि बी अपनी जगह क्या है, सही है, कि यानी कि एक और डिस्कशन शुरू हुई है जिसमें एक और अनोदर रेल लिंक है जो आपकी भूटान से कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अब देखिए सेकंड पे बी आना चाहिए, तो देखिए ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है ना। एक ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड में बी है, ठीक है, मेहनत करवा रहा क्वेश्चन तो करते हैं। वाइल ऑल्सो, और साथ ही ऑल्सो, अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका, ऑल्सो भूटान बांग्लादेश ट्रेड, ठीक है ना। तो ऑल्सो, अब देखिए भूटान बांग्लादेश ट्रेड है यानी कि उनके बीच में व्यापार है, उसको भी क्या करेगा, ये सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है यानी कि जो बिजनेस हो रहा है उसकी भी क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। और सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ड क्या है, फैसिलिटेटिंग। तो वाइल ऑल्सो फैसिलिटेटिंग भूटान बांग्लादेश ट्रेड, यानी कि बी डी का पेयर है। अब देखिए बी डी का पेयर है आपका, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं है बी डी का पेयर, क्योंकि इसमें तो ए बी सी डी आता है आपका। अब देखिए बी डी का पेयर यहाँ पे भी है और बी डी का पेयर यहाँ पे भी है, ठीक है ना। अब लास्ट में पता चलेगा यहाँ पे क्या है, विथ यट अनोदर रेल लिंक, तो वहाँ पे एक और है जो रेल लिंक की बात है। एंड अपग्रेडिंग, और अपग्रेड करेंगे अलॉन्ग विद इंडिया भूटान बॉर्डर। अब देखिए इंडिया भूटान बॉर्डर है तो वहाँ पे क्या अपग्रेड करेंगे, सर्वे करेंगे या चेक पॉइंट्स करेंगे। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे अपन क्या यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, चेक पॉइंट को अपग्रेड करेंगे। तो लास्ट में क्या आएगा, सी। जब सी लास्ट में आएगा तो आगे क्या आ जाएगा, ए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करके आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो ए बी डी सी, तो ए बी डी सी कहाँ है आपका, तो ए बी डी सी आपका ए में, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार मैं वापस है जो आपको क्या करता हूँ यहाँ पे रीड करके समझा देता हूँ कि एक जॉइंट सर्वे हुआ था, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे जो स्पीक्स यानी कि एक तरह से बयान देते हैं, तो उस बयान में जो सर्वे पूरा करने की बात कही गई थी, जो कोकराझार गैलुरु रेल जो लिंक है जो भूटान को असम से जोड़ता है और भूटान से पश्चिम बंगाल के बीच में एक दूसरी जो रेल लिंक है उस पर भी आपकी यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया है। साथ ही एक दूसरी जो रेल लिंक है उसके माध्यम से भूटान और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार है उसकी फैसिलिटेटिंग यानी कि सुविधा, ठीक है ना, उसको सुविधाजनक बनाना, उसकी सुविधा है जो उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तथा साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि जो भारत और भूटान है उनके बीच में जो बॉर्डर पे जो चेकलिस्ट है, ठीक है ना, चेक पॉइंट्स है यहाँ पे, उनको क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि और ज़्यादा फैसिलिटी, और ज़्यादा उनको क्या किया जा रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले है सस्टेंस। सस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो सस्टेंस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस रहना, ठीक है ना, ठीक है। आगे बफर है। बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है यहाँ पे किसी नुकसान से बचने में मदद करना, उसको अपन बफर बोलते हैं। सब्सिडी वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, मोदी जी स्कीम निकालते हैं सब्सिडी, यानी कि किसी को राहत प्रदान करना, उसको सब्सिडी बोलते हैं। एक्सटेंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, विस्तार कर देना उसका, ठीक है ना, एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग। यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा सेंस आपका यहाँ पे, द फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल होप दैट this growth rate pickup sustains so that its 23-24 fiscal math gets some buffer from any possible spending।
तो यहाँ पे देखिए पहले तो 4 ब्लैंक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको ऐसी उम्मीद है कि जो आपकी ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे तेजी बनी रहेगी। सस्टेंस का मतलब क्या होता है? लगातार यहाँ पे, ठीक है ना, तो लगातार कंटिन्यूस। पिकअप का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ना। तो लगातार क्या रहेगी? तेजी बनी रहेगी। यानी कि एकदम से ये कि यहाँ पे क्या होगा आपका? ए होगा कि तेजी बनी रहेगी सो डैट, यानी कि जो 23 चॉइस आपका फिजिकल, ठीक है ना, जो मैथ है गेट सम, जिसको मिल सके कुछ बफर फ्रॉम एनी पॉसिबल स्पेंडिंग, यानी कि उसको मदद मिल सके, ठीक है ना, किसके लिए? जो पॉसिबल स्पेंडिंग है, यानी कि जो आपकी जो संभवतः आपका जो खर्चा है, और जो सब्सिडी सॉक्स है, ठीक है ना। सॉक्स का मतलब क्या होता है? झटके। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो 23 चॉइस है, ठीक है ना, तो उसके यहाँ पे जो फिजिकल मैथ है, ठीक है ना, उसको क्या मिल सके? किसी तरह की संभावित खर्च या फिर सब्सिडी है, उसके झटकों से क्या मिल सके? राहत मिल सके, मदद मिल सके। यानी कि बीपी अपनी जगह सही है, ठीक है ना। अब देखिए ए बी है, यानी कि ये तो तीनों ऑप्शन आपके कट गए। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो आगे देखते हैं। और देखिए सी है, सब्सिडी है, ये भी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो अपने को आंसर क्या मिल गया है भाई? ई मिल गया है, ठीक है ना, ई मिल गया है। वेदर दे अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्क सच एज फ्यूल और यूरिया प्राइसेस और इंटरनल वन सच एज प्री इलेक्शन गुडीज लाइक एक्सटेंडिंग द फ्री फॉरेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में, आपको बोला है कि अब ये जो राहत मिले वो किस में हो सकती है? तो वेदर, यानी कि चाहे तो वो ये किस में हो सकती है? जो प्राइस बढ़ रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो चाहे तो वो आपके या तो फ्यूल में या यूरिया है, जो उनकी प्राइजेस है, जो बाहरी खतरों के कारण, जो बाहर के जो फैक्टर होते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, उनके कारण यहाँ पे जो उनकी प्राइजेस क्या हो रही? बढ़ रही है, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है? जो चुनाव में जो गुडीज यानी कि उपहार दिए जाते हैं, मुफ्त खादान वगैरह, आपको खाना वगैरह दिया जाता है, वहाँ पे राशन बांटा जाता है, जैसे यहाँ पे आंतरिक, ये क्या है? इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल जोखिम है। इस तरह के जोखिम से भी क्या हो सकता है? बचाया जा सकता है। इस तरह की आपकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखिए 11 से 20 है जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज। तो फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, वर्ड अरेंजमेंट कर दिया है, अब यहाँ पे फ्रेज रीअरेंजमेंट है। तो देखिए इनको भी उसी तरह करना है ऑप्शन के हेल्प से। पहले स्टार्टिंग आपको ढूंढना है कहाँ से हो सकता है, उसके बाद में एलिमिनेट करना है और ऑप्शन को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ब्लैंक दे रखे हैं। Thousands of Indian farmers into indigenous by rendering millions unemployed and hurt. In India, they decimated our textile industries, purling their lands for opium cultivation. ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखें कि पीछे आपके आगे शुरू हो रहा है ए डी और सी से, ठीक है ना। शुरू कहाँ से हो रहा है? ए डी और सी से, 3 जगह से शुरू हो रहा है। अब देखिए थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फार्मर इनटू, अब देखिए ये तो कहीं बीच की बात लग रही है आपकी, ठीक है ना, कहीं बीच की बात है, यानी कि ए से तो स्टार्टिंग नहीं होगा। डी में बोला है पोर्लिंग देयर लैंड्स फॉर ओपियम कल्टीवेशन, यानी कि अपने को ए और डी में तो पता ही नहीं किसके बारे में बात की जा रही है, क्या चीज है, किसके बारे में बात ही नहीं है, तो डी से भी नहीं होगा। तो पीछे क्या बचा? सी। तो एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे, तो इसको एक बार अपन रीड करके देख लेते हैं सही है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सी में बोला है आपको यहाँ पे कि इन इंडिया दे डेसिमेटेड अवर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत में उन्होंने हमारे जो टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसको नष्ट कर दिया है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है रेंडरिंग मिलियंस अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बोला है लाखों लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया है? बेरोजगार बना दिया है। एंड हर्ड, और साथ ही बोला है यहाँ पे हर्ड, उसके बाद में क्या आएगा आपका? ए आएगा। हर्ड थाउजेंड ऑफ इंडियन फार्मर्स इनटू इंडिजीनियस बाय पोडलिंग देयर लैंड्स फॉर ओपियम कल्टीवेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि ओपियम, ओपियम कल्टीवेशन यानी कि जो अफीम की खेती होती है, ठीक है ना, तथा अफीम की खेती के लिए उनकी जमीनें हड़प कर हजारों भारतीय किसानों को गरीबी की ओर धकेल दिया है, ये बात बोली गई है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हेल्प से करना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी रीडिंग, थोड़ा ऑप्शन, बस यही करना आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस,
ठीक है ना, ताकि कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी से के साथ में अपन यहाँ पे काम कर सके। देखिए 12 में क्या बोला है, तो 4 ब्लैंक है आपके, वापस अगेन कितने ब्लैंक है, 4। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल, स्टार्टिंग नहीं होगा, ए वाले नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इम्पैक्ट एंड प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट्स प्रीसियस इकोसिस्टम्स, फोस्टरिंग प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट द एनवायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे सी बी स्टार्टिंग नहीं लग रहा आपको, तो देखिए द ऑथर हाईलाइटेड द डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो स्टार्टिंग क्या लग रहा है आपको, डी लग रहा है। तो डी में बोला गया है कि जो ऑथर है उसने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है ना, क्या किया है, हाईलाइट। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनों की कटाई है उससे होने वाले जो नुकसान है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हाईलाइट किया, यानी कि उसके ऊपर जोर दिया, उसको आपको बताया है। अब क्या बताया है, तो हाईलाइट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो अगला आपको ढूंढना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए या सी दे रखा है, तो पहले ए देखते हैं, उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, सी देखेंगे। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि, ठीक है ना, तो उसके परिणामों के ऊपर एम्फेसाइजिंग यानी कि जोर दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल, ठीक है ना, उसके परिणामों के ऊपर, उसके जो प्रभाव होते हैं उसके ऊपर जोर देना। एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जोर देना द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है किसकी, सस्टेनेबल की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब अगर यहाँ पे अपन देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए सही लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस टू मिटिगेट। अब यहाँ पे बोला है कि जो पेड़ों की कटाई है उसकी जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है, तो पेड़ों की कटाई की क्या प्रैक्टिस करते हैं पर नहीं होती है, तो सी का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो जब डी और ए का पेयर है तो ये आपका कट हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा। तो डी ए, फिर क्या होगा, सी और बी होगा, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वापस समझते हैं कि जो ऑथर है उसने हाईलाइट किया है कि जो नुकसान होने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन से, उसके जो नुकसान होने वाले उनको एम्फेसाइज किया है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या किया है, यहाँ पे जोर दिया है, उसके भयानक परिणामों के ऊपर क्या किया है, जोर देके प्रकाश डाला है। तथा साथ ही क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल, सी में क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल। अब देखिए यहाँ पे देखिए द एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है, यानी कि यहाँ पे अपने को दिखा है सी और बी का पेयर, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए, और साथ ही क्या बोला है, अवर प्लैनेट्स प्रीसियस इकोसिस्टम, और हमारे जो प्लैनेट का एक प्रीसियस यानी कि बहुकीमती बहुमूल्य यहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे क्या क्या है आपका, यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे महत्व पर, उसको अपनाने पर क्या दिया, यहाँ पे जोर दिया है, ये बात आपको बोली गई है, ठीक है ना। तो ये था आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो अगेन यहाँ पे क्या है आपके 4 ब्लैंक है, तो 4 ब्लैंक है, देखिए रीड करते हैं पहले। द रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल, तो ये अपना क्या लग रहा है भाई, सही लग रहा हो सकता है, ठीक है ना। हैव, देखिए हैव नहीं होगा, यानी कि बी से शुरू नहीं होगा, यहाँ पे बी है भी नहीं। हैव स्पार्क्ड ए नेशनल वाइड डिबेट ऑन इनकम इक्विलिटी। अब देखिए ऑन इनकम इक्विलिटी विथ मैनी कॉलिंग फॉर ए मोर, यानी कि सी से भी नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस, ठीक है ना। अब एक बार देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन देखिए तो ए अपनी जगह सही लग रहा है, ठीक है ना, ए क्या लग रहा है अपनी जगह सही। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन पढ़ते ए बी सी डी, यानी कि यही सीक्वेंस आपका क्या है, सही है। इसको एक बार रीड करते हैं अपन, देखते हैं सही होगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो अपन बी वाला रीड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि एक जो रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस हुई है इन द एडिटोरियल, तो एक एडिटोरियल में, अब देखिए यहाँ पे हैव आया है, किसके लिए आया है, पॉलिसीज के लिए आया है, ठीक है ना, किसके लिए आया, पॉलिसीज के लिए आया, यानी कि वर्ब चाहिए थी, वर्ब किस में मिल गई अपने को, बी में मिल गई। तो पहले तो ए और बी का पेयर मिले, तो पहले ही अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। रीड कर देते हैं, हैव स्पार्क्ड ए नेशनल वाइड डिबेट, तो जिसने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जिसने यहाँ पे जो स्पार्क्ड ए नेशनल वाइड डिबेट, एक पूरे नेशनल डिबेट है उसके रूप में यहाँ पे क्या कर दिया है, एक बहस छोड़ दी है, डिबेट कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको क्या कर दिया है, स्पार्क्ड का मतलब क्या होता है, चिंगारी लगा देना, यानी कि एक
छेड़ दी है, किसी चीज़ को छेड़ना या चिंगारी लगाना बोलते हैं अपन, तो एक चिंगारी लगा दी है नेशनल वाइड डिबेट की, किसके ऊपर? इनकम इक्विलिटी, यानी कि सबको क्या है, आपको पता है कि इक्वल सबको क्या देना है यहाँ पे, इनकम का जो रूल है, यानी कि एक ही काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, तो आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं दे सकते, सबको समान आपको यहाँ पे पेमेंट देना पड़ेगा। इसके लिए विथ मैनी कॉलिंग फॉर, तो इसमें बहुत सारे हैं जो बोल रहे हैं ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें कई लोग यहाँ पे जो आपका वेल्थ है और रिसोर्सेस है उसके अधिक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विटेबल, यानी कि समानता से उसको क्या करो, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, इसकी यहाँ पे मांग कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें भाई इक्वल इनकम दो, और साथ ही हमें जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ और रिसोर्सेज का वो भी क्या करो, बराबर दो। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो ABCD अपनी जगह सही है, और ये किस में है, आपका ऑप्शन नंबर A में है। उम्मीद है आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई, 14 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, 4 आपको ब्लैंक दे रखे हैं। तो इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी द रैपिड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देखिए अगर अपन, तो ए अपनी जगह सही लग रहा, हो सकता है ए, ठीक है ना। तो ए में आपको बोला गया है यहाँ पे कि जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उसमें यहाँ पे जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, उसमें तेजी से हो रही, ठीक है ना। अब क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्कशंस अबाउट द एथिकल implications of these powerful innovations are reshaping industries and promoting critical, ठीक है ना। तो ये अपन ने एक बार क्या कर दिया, इसको रीड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो देखिए बी डिस्कशन अबाउट, बी कहीं बीच की बात है, बी से स्टार्टिंग नहीं होगा। दीज पावरफुल इनोवेशन, कौन सी पावरफुल इनोवेशन, क्या अपने को पता है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नहीं हो रही है। सी से भी नहीं होगा। आर शेपिंग, वर्ब से कभी शुरू होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि कुल मिला के अपने को पता चला है कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सिर्फ ए होगा, ठीक है ना, सिर्फ क्या होगा, ए होगा। तो सबसे पहले है जो अपन ने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखिए आपको बोला है इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी द रैपिड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या चाहिए भाई, वर्ब चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में नाउन क्या है, द रैपिड एडवांसमेंट है, तो इसकी वर्ब है, पीछे एस है, तो प्लूरल आनी चाहिए, तो कहाँ है, आर में है, यानी कि ए के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। तो नाउन के बाद में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ए और डी का पेयर है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, कट हो गया, और आंसर मिल गया अपने को बी। तो कुल मिला के आपको क्या करना है भाई, अपना सब्जेक्ट ढूंढो, उसकी वर्ब ढूंढो, और क्या करो, दोनों को साथ में लेके आओ। तो यहाँ से आपका ADBC, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी द रैपिड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रीशेपिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग critical discussion about the ethical implications of these powerful innovation, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें जो लगातार आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहे हैं भाई, परिवर्तन हो रहे, जो तेजी हो रही है, ठीक है ना। तो उसको आपको यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उद्योग यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज है उनको क्या कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, यानी कि एक नया रूप दे रहे हैं। और इन शक्तिशाली, और ये जो शक्तिशाली क्या है, इनोवेशंस है, ठीक है ना, इनके जो आपके इनके बारे में जो एथिकल इम्प्लीकेशंस है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल डिस्कशन हो रहा है। क्रिटिकल का मतलब इम्पोर्टेंट, डिस्कशन का मतलब बातचीत हो रही है। तो आंसर क्या मिल गया अपने को यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। आगे देखिए अगर अपन क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नहीं है आपका, 15 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 15 है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 4 ब्लैंक दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो वही सबसे पहले अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, तो देखिए कहीं बीच की बात लग रही है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है, किस में है, कैसे है, कुछ पता नहीं है, तो ए से आपका शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए आपका विथ एडवोकेट्स पुशिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू इंश्योर, तो देखिए यहाँ पे बी से भी शुरू नहीं होगा, बी भी नहीं दे रखा है। सेंटर्स अराउंड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल सर्विस, तो ये भी कहीं बीच की लग रहा है सेंटर्स, क्योंकि अगर ये नाउन होता तो इसके आगे द लगा होता, ठीक है ना, यानी कि इसके पहले कुछ न कुछ आएगा, तो यानी कि ये भी सी से भी शुरू नहीं होगा। तो कुल मिला के अपने का शुरू कहाँ से होगा, डी से होगा। तो यहाँ पे बोला आपको डी में इन द रियल्म ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो हेल्थ केयर, ठीक है ना, जो सेवा है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, यानी कि हेल्थ केयर है,
उसके क्षेत्र में द ऑन गोइंग डिबेट, यानी कि अभी एक डिबेट चल रही है, ठीक है ना। अब किसकी डिबेट चल रही है, तो डिबेट के बारे में कहाँ पे बात की गई है आपकी, ठीक है ना। तो डिबेट सेंटर्स अराउंड यूनिवर्सल एक्सेस। अब देखिए यहाँ पे दो दे रहे सी या ए। तो डिबेट अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है ना, ये है। या फिर सेंटर्स अराउंड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए अगर अपन, ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो देखिए लास्ट, देखिए आप यहाँ पे लास्ट में बी और ए है, ठीक है ना। तो बी और ए है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बी में बोला है और ए में बोला है, चेक करते हैं यहाँ पे। बी में बोला है विद एडवोकेट्स पुशिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू एंश्योर। अब यहाँ पे देखिए टू एंश्योर किसको पक्का करेगा, यानी कि बी के पीछे कुछ ना कुछ आना चाहिए, किसी न किसी को क्या करेगा, पक्का करेगा। तो क्या पक्का करेगा, ठीक है ना, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो सबके लिए अफोर्डेबल इक्विटेबल हेल्थ केयर क्या करेगा, करेगा। यानी कि यहाँ पे बी के बाद में ए आना चाहिए। तो बी के बाद में ए किस में है आपका, यहाँ पे है, इसमें नहीं है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार मैं इसको आपको रीड करके समझा देता हूँ कि जो हेल्थ केयर के जो क्षेत्र में है, यहाँ पे जो चल रही बहस, यहाँ पे ऑनगोइंग जो डिबेट है, ठीक है ना। तो डिबेट है किसके बारे में यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेंटर्स अराउंड, ठीक है ना, सेंटर के बीच में जो डिबेट चल रही है यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि सबको एक समान एक्सेस दिया जाए टू क्वालिटी मेडिकल सर्विस, यानी कि सबको एक अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाली सबको मेडिकल सर्विस दी जाए, ठीक है ना, विथ एडवोकेट्स पुशिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू एंश्योर। और साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे, जिसमें जो अधिवक्ता सभी के लिए, जो एडवोकेट्स है वो पुश करे सभी के लिए, यहाँ पे क्या करे, सस्ती और समान सेवाएं हैं जो इसके लिए क्या करे, यहाँ पे पक्का करे, ताकि क्या हो, सबको अफोर्डेबल और इक्विटेबल हेल्थ केयर है जो मिल सके। यहाँ पे ये बात बोली गई है आपकी। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है। तो देखिए 16 में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 4 ब्लैंक फिल करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन द एडिटोरियल एड्रेसेस फॉर ए शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस to safeguard our oceans and natural habitats, the critical issue of plastic pollution and advocates, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अपने को समझ में आया है कि देखिए पहले तो स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से हो सकता है आपके। सबसे पहले देखें अगर तो स्टार्टिंग रीड करके लगा है या तो ए से होगा या डी से होगा, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी बात पता चल गई है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पैर बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा आपको इन द फील्ड ऑफ, अगर अपन ए का पैर बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए का पैर बनाते हैं अपन यहाँ पे, देखिए ये तो कट गया आपका। इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि जो एनवायरमेंट को बचाने के जो क्षेत्र है उसमें जो एडिटोरियल है एड्रेस करता है। अब क्या एड्रेस करेगा, कोई ना कोई समस्या एड्रेस करेगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई यहाँ पे समस्या एड्रेस करेगा, और वो समस्या किस में दे रखी, डी में दे रखी है कि एड्रेसेस द क्रिटिकल इशू ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एडवोकेट्स, यानी कि जो क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है किसका, प्लास्टिक पॉल्यूशन का, यानी कि ए के बाद में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो स्टार्टिंग तो होगा किससे, ए से, और इसके बाद में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो ए और डी का अगर पेयर देखें तो यहाँ पे किस में नहीं है, सिर्फ किस में है, बी में है। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया यहाँ पे आपका ए डी बी सी। अब इसको रीड कर देते हैं, ठीक है ना। एंड एडवोकेट्स फॉर ए शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू सेफगार्ड आवर ओशन एंड नेचुरल हैबिटेट्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट को यहाँ पे बचाने के क्षेत्र में यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो एडिटोरियल एड्रेस करता है, ठीक है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है आपका यहाँ पे, तो प्रदूषण के मुद्दे पर प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसके महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या करता है, यहाँ पे आपको प्रकाश डालता है, यानी कि उसकी ओर है जो आपका ध्यान लेके जाता है। तथा हमारे जितने भी जो ओशंस है और जो नेचुरल हैबिटेट्स है, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ जो बहुत ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कुछ टिकाऊ जो बहुत ही पुराने टाइम से जो प्रथाएं आ रही है, जो तरीके हैं, ठीक है ना, उनकी ओर बदलाव की यहाँ पे क्या करता है, एडवोकेट्स का मतलब उनकी ओर वकालत करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके पक्ष में बात करता है, ये बात है। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिए अगर अपन क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, तो इसको भी अपन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 आपके ब्लैंक दे रखे हैं यहाँ पे। तो
कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर्स डेली मास्टरपीस इज सीन्स डेट नेवर। ठीक है ना, तो यहाँ से भी अपने को पता चला है, ठीक है ना, ए वार्म एंड ethereal glow across the calm azure waters of the ocean. I find myself as the golden sun slowly dips below the horizon, casting ceases to inspire a profound sense of sincerity and awe within me। ठीक है ना, अभी अपन ने क्या कर दिया, इसको रीड कर दिया है। ठीक है ना, अब रीड कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से हो सकता है। अपने को दे रखा है ADC, कैप्टिवेटेड बाय, देखिए कहीं बीच की बात लग रही है, ए से नहीं होगा। डी में देखे सीजेज टू इंस्पायर ए प्रोफाउंड सेंस, ये भी कहीं बी की बात है, बीच की बात है, ये भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से, पहले तो अपने को आंसर मिल गया, कहाँ से है, CBAD, ये मिल गया अपने को। अब इसको एक बार अपन रीड कर देते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला है। एज द गोल्डन सन स्लोली डिप्स बिलो द हॉरिजन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे जो गोल्डन सन है धीरे धीरे जो आपका हॉरिजन है उससे नीचे डूबता है, कास्टिंग, अब क्या कास्ट करता है, ए वार्म एंड एथिकल ग्लो। तो ये कास्ट करता है यानी कि जो आपका वार्म एंड एथिकल ग्लो अक्रॉस द काम एज्योर वाटर्स ऑफ द ओशन, यानी कि समुद्र के जो एकदम शांत है, जो नीले पानी में एक गर्म और यहाँ पे एथर्नल यानी कि अलौकिक, बहुत ही शानदार एक यहाँ पे क्या करता है, चमक बिखेरता है। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है आई फाइंड माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को पाता हूँ। अब कहाँ पे पाता हूँ, कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर्स डेली मास्टरपीस। ठीक है ना, तो मैं खुद को क्या करता हूँ, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटेड का मतलब मोहित, किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाना, किसी की सुंदरता में। ठीक है ना, तो मैं अपने आप को क्या पाता हूँ, मोहित, किसी की ओर अट्रैक्टेड पाता हूँ मैं, किसके, तो जो यहाँ पे जो नेचर की, ठीक है ना, नेचर की जो दिल्ली की यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर क्या है, यहाँ पे मास्टरपीस है, तो नेचर का एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे मास्टरपीस है। ठीक है ना, उसकी ओर अपने आप को क्या करता हूँ, अपने आप को यहाँ पे उसकी ओर आकर्षित पाता हूँ। ए सीन डेट नेवर, एक ऐसा सीन जो कभी भी, नेवर सीज टू इंस्पायर ए प्रोफाउंड सीन ऑफ सेनेरिटी एंड ऑ विद इन मी। ठीक है ना, तो एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा सीन जो मेरे भीतर शांति और विस्मय, ठीक है ना, उसकी गहन भावना को क्या करता है, प्रेरित करना कभी भी बंद नहीं करता, यानी कि मेरे को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता, मोटिवेट करता है। यहाँ पे ये बात बोली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 4 ब्लैंक दे रखा है आपको। तो देखिए, कनेक्शन टू टाइमलेस artistry of the great composers, stirring emotions and evoking a profound, have the power to transport listener to distant real. The intricate melodies and poetic lyrics of classical music। अगर आपने इसको ढंग से रीड किया है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपका डी से होगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपका डी से होगा। देखिए यहाँ पे तो वर्ब है, सी से नहीं होगा, और यहाँ पे कहीं बीच की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कट और ये 3 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। तो यहाँ पे आपको बोला गया द इंट्रिकेट मेलोडीज एंड पोइटिक लिरिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जो जटिल, यहाँ पे बहुत ही जटिल जो धुनें हैं, और जो पोइट्रिक लिरिक्स है यानी कि काव्यात्मक, पोइट्री का मतलब क्या होता है, जो ऐसे पोइट्री जैसे जो कविताएं होती है उसकी जैसे जो क्या है लिरिक्स है। ठीक है ना, अब क्या करती है, तो डी के बाद में क्या है, ए और सी, तो इन दोनों में से एक आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या आनी चाहिए, अब वर्ब आनी चाहिए अपने पास में, क्या आनी चाहिए, वर्ब, जैसे अपन हर बार करते हैं। तो इसके बाद में आनी चाहिए आपके पास में वर्ब। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका जो नाउन है वो क्या है यहाँ पे, तो नाउन देखिए ये पूरा दे रखा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है, यानी कि ये क्या है, मेलोडीज और लिरिक्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आया, हैव आया, तो डी के बाद में क्या आना चाहिए, सी, तो ये भी कट गया, तो अपने को आंसर मिल गया DCBA। तो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो द इंट्रिकेट मेलोडीज एंड पोएटिक लिरिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैव द पावर टू ट्रांसपोर्ट लिसनर टू डिस्टेंस रियल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका
ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है ना, उसके यहाँ पे इस तरह की जो धुन है और जो पोइट्रिक आपकी जो लिरिक्स है, वो सुनने वालों को यहाँ पे किसी दूसरी दुनिया में है जो क्या करती है, लेके चली जाती है। डिस्टेंट रियल का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी दुनिया में लेके चली जाती है। फिर क्या आता है बी, स्टिरिंग इमोशंस एंड इवोकिंग ए प्रोफाउंड, और लास्ट में क्या आएगा, कनेक्शन टू द टाइमलेस आर्टिस्ट ऑफ द ग्रेट कंपोजर। तो आगे बोला है यहाँ पे कि भावनाओं, ठीक है ना, जो इमोशंस होते हैं उनको यहाँ पे क्या कर देता है, झकझोर देता है अपने को, ठीक है ना। तो और महान जो इतने बड़े बड़े जो आपके कंपोजर्स है उनकी, ठीक है ना, उनके साथ में जो यहाँ पे गहरा जुड़ाव पैदा करने की शक्ति रखता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको 4 ब्लैंक दे रखे हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, बीनीथ द स्ट्रेटलिट कैनोपी ऑफ द नाइट स्काई ए फ्लिकिंग campfire, sharing stories and laughter, creating cherished memories that will forever illuminate the tapestry of their lives, cast its warm and mesmerizing glow as friends gather around। यहाँ पे ठीक है ना, तो ये दे रखा अपने को। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है ना, कहाँ से क्या स्टार्टिंग हो सकता है। यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो कहीं से अपने को कोई आर्टिकल या कोई नाउन इस तरह का अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए अपन यहाँ पे करेंगे पैर बनाएंगे। क्या करेंगे अपन, पैर बनाएंगे। तो एक एक लाइन को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। बीनीथ द स्टारलिंग कैनोपी ऑफ द नाइट स्काई, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो रात के आकाश में तारों से जो जगमगाती जो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है, एक लेयर है, उसके नीचे ए फ्लिकिंग कैंप फायर, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो फ्लिकिंग यानी कि टिमटिमाती चमकती हुई जो कैंप फायर है, ठीक है ना। अब कैंप फायर क्या करेगी, ए में बोला है कैंप फायर का, ठीक है ना। क्या कैंप फायर अपनी स्टोरी शेयर करेगी, वो तो कौन करेंगे, लोग करेंगे। तो ए और बी का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ए और बी कभी पास में नहीं आना चाहिए, ये अपन ने पढ़ लिया है। क्या शेयर करेंगे, मेमोरीज, तो मेमोरीज भी कौन करते हैं, यहाँ पे इंसान शेयर करते हैं। तो ए के बाद में सी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ए के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, सी भी नहीं आना चाहिए, ए के बाद में सी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दो तो हो गए, तो क्या आएगा, ए के बाद में डी आएगा। यानी कि जो कैंप फायर है वो कास्ट इट्स वार्म एंड मेस्मराइजिंग ग्लो, जो कैंप फायर है जो चमकती है वो क्या करती है, आपको उसकी जो गर्मी है और मेस्मराइजिंग ग्लो यानी कि उसकी जो चमक है वो आपको देती है। एज फ्रेंड गैदर, अब जो फ्रेंड है वो आपके इकट्ठे हुए साथ में, गैदर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब साथ में हुए हैं तो सबसे पहले देखो ए और डी कहाँ है, अब देखिए यहाँ पे है और ए और डी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब फ्रेंड साथ में है तो क्या करेंगे वो, ठीक है ना। देखिए डी से कभी एंड नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्त साथ में है अराउंड। तो क्या करेंगे वो, शेयरिंग स्टोरीज एंड लाफ्टर, यानी कि साथ में बैठेंगे और क्या करेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे, हंसी मजाक, और क्रिएट और बनाएंगे चेरिश्ड मेमोरीज, बहुत ही शानदार यादें बनाएंगे, डेट विल फॉर एवर इल्यूमिनेट द टेपेस्ट्री ऑफ देयर लाइफ, और जो हमेशा के लिए क्या रहेगी, उनके जीवन में यहाँ पे रोशनी करेगी, इस तरह की यादें बनाएंगे। तो यानी कि बी और सी का जो पेयर है वो किसके बाद आएगा, इनके बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो पैर बना के भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, जब अपने को यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेज नहीं मिलता है। तो ए डी बी सी कहाँ है आपका, ए डी बी सी यहाँ पे आपका बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इसको भी अपन है जो खत्म करते हैं, बहुत ही सोच समझ के देखें यहाँ पे क्या बोला है, रीड करते हैं। अलाइव विथ ए कैलेडोस्कोप ऑफ कलर्स, tantalizing aroma, and through a world of diverse culture and culinary delights, the energetic buzz of trades and shoppers offering a scenery genre in the heart of the bustling metropolis, the vibrant street market come, ठीक है। तो अभी अपन ने रीड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो देखिए ए है जो कहीं बीच की बात कर रहा है, तो पहले तो अपने को ये पता होगा ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए इन द एनर्जेटिक बूस्ट यहाँ से भी हो सकता है, इन द हार्ट ऑफ द बस्टलिंग यहाँ पे मेट्रोपोलिस, ये भी हो सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ सकते हैं, सी और डी दोनों आ सकते हैं। तो पहले तो अपने को स्टार्टिंग पता चल गया है, दो ऑप्शन क्या हो गए, एल्यूमिनेट हो गए हैं,
अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ कुछ पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर डी का पेयर बनाने की कोशिश करें अपन तो किससे होगा, इन द हार्ट ऑफ बस्टलिंग मेट्रोपोलिस द वाइब्रेंट स्ट्रीट मार्केट कम्स, यानी कि यहाँ पे बोला है आपका कि जो हलचल, यानी कि बस्टलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हलचल चहल पहल होती है, तो उस तरह के, ठीक है ना, हलचल से भरे। मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सिटी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस बोलते हैं। तो मेट्रोपोलिस के यहाँ पे हार्ट में, यानी कि उसके दिल में अगर द वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, यानी कि वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, जीवंत, एक तरह से जो जीवित स्ट्रीट, जो सड़कें होती है, मार्केट कम्स, तो उसमें क्या होता है, कम, यानी कि उसके अंदर क्या आएगा, ठीक है ना। तो डी के बाद में देखें अगर अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, पर डी कभी एंड नहीं होगा, उसके बाद में आएगा, किसके साथ में आता है, यानी कि डी के बाद में कुछ न कुछ बात की गई है, और जब डी के साथ में कुछ न कुछ बात की गई है तो ये हो जाएगा कट। तो यानी कि सबसे पहले तो अपने को पता चला भाई डी है। अब उसके अंदर क्या आएगा, ठीक है ना, तो डी के बाद में या तो ए आएगा या सी आएगा, ठीक है ना। तो कम्स द एनर्जेटिक बूस्ट ऑफ ट्रेड एंड शॉपर्स ऑफरिंग ए सीनरी ऑफ जनरी, ठीक है ना, या फिर कम अलाइव विथ कैलिस्कोप ऑफ कलर्स। अब देखिए पहले तो ये एक कैलिडोस्कोप है, अगर आपने 8 क्लास में साइंस पढ़ी है तो उसमें आता है कि इस तरह का क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है, एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से बंद होता है, इसके अंदर अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो अंदर क्या लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं। तो जो मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर इसको अपन घुमाते हैं तो रिफ्लेक्शन से लाइट अंदर जाती है और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी यहाँ पे चीज़ें दिखती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। अब देखो और अपन कुछ करते हैं, ठीक है ना, ए में यहाँ पे एंड लगा है, क्या लगा है, एंड, यानी कि ए से कभी एंड नहीं होगा, ए के पीछे और कोई ना कोई आएगा, पर यहाँ पे तो ए एंड में दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, कट। तो पहले तो इस तरह से अपने को आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी है जो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं, कैसे पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है ना, जरूर नहीं है कॉन्सेप्ट को रटना, रूल को रटना नहीं, आपको तरीका आना चाहिए करने का, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता है, ये बात एक आपको ध्यान रखनी, चाहे कोई इंग्लिश का कितना भी अच्छा प्रोफेसर हो, उसको भी है जो, ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। तो कुछ तरीके लगाने अपने को ऐसे कि अपन मैक्सिमम मार्क्स है जो यहाँ पे गेन कर सके। अब एक बार है जो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डी से स्टार्ट है, मैंने बोला था एक भीड़ भाड़ हलचल भरी जो मेट्रोपोलिस सिटी है, उसके हार्ट में अगर अपन देखें तो वहाँ पे जो सिटी, वहाँ के जो स्ट्रीट है, जो गलियाँ है, ठीक है ना, वो कैसी है, वाइब्रेंट, यानी कि आपकी जीवंत हो रखी है। और मार्केट है जो वहाँ का, ठीक है ना, जो मार्केट है, ठीक है ना, तो वहाँ की विविधता, ठीक है ना, और जो लुभावनी यहाँ की सुगंध हो, ठीक है, तो जो सुगंधो है या वहाँ की जो क्या आती है, स्मेल्स वगैरह आती है, टेंजलिंग अरोमाज है, ठीक है ना। अब सुगंध के साथ में क्या आएगा और, ठीक है ना, तो उसके बाद में आया सी, और क्या होती है, एनर्जेटिक बूस्ट ऑफ ट्रेड्स, यानी कि वहाँ पे खरीदारों की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में जो भीड़ भाड़ होती है, उसके साथ में यहाँ पे ये गलियाँ है, ये दुकानें हैं, क्या हो जाती, जीवित हो जाती है, ये बात बोली गई है। साथ ही एंड, और साथ ही क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, अलग अलग तरह की, ठीक है ना, थ्रू ए वर्ल्ड डाइवर्स कल्चर एंड क्लिनरी डिलाइट्स, तो अलग अलग तरह की यहाँ पे संस्कृतियाँ मिलती है। क्लिनरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो खाना बनाने की जो यहाँ पे आर्ट होता है उसको क्लिनरी बोलते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट यहाँ पे दुनिया की जो क्या करते हैं, जो खाने बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक यहाँ पे क्या होती है, एक बहुत ही शानदार जो आपका यहाँ पे जर्नी है, यात्रा है, उसको यहाँ पे पेश करते हैं, ये आपका इसका सेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ सेशन को पूरा देखिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को आपके सोशल मीडिया ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड है तो सब जगह है जो आप इसको रिकमेंड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।